तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एमएसपी सॉफ्टवेयर के ऊपर किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे की जाती है। तो एक छोटा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ। ये जो स्क्रीन पर आप जो अभी सीट देख रही हैं, तो ये आपकी एमएसपी के ऊपर एक G+3 बिल्डिंग प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, जिसमें ऑलमोस्ट आपकी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, तो यानी कि ये टास्क नेम वाले कॉलम में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिल की हुई हैं और उनकी ड्यूरेशन यानी कि कौन से टास्क को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, इन जनरल केस उसकी डेट कब स्टार्ट होगा और कब फिनिश होगा। तो ये सारी डिटेल जब मैंने इसमें फिल करी है, तो इसके बेसिस पर ये जो है आपका गैंट चार्ट बन के आ रहा है। और इन गैंट चार्ट में जो भी आपके टास्क हैं और उन सभी को मैंने यहाँ पर लिंक किया हुआ है। तो आपको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो प्लानिंग है ये मैंने कैसे की है, तो इसके लिए मैं एक आपकी ब्लैंक सीट ले लूँगा। यानी कि ये क्या है, अभी एक ब्लैंक सीट है, न्यू सीट है, और जो भी डिटेल्स मैंने इसमें फिल करी है तो इसी के अकॉर्डिंग सेम प्लानिंग हम इस वाली सीट में करेंगे, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए कि एक बेसिक लेवल पर अगर किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग आपको करनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैंक सीट से। तो सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट में जाके, क्योंकि इसके जो मेन जो बार हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो इसमें प्रोजेक्ट वाले पे जाके आपको प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट कंसीडर करनी है, जो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ 1 मार्च से। मैं मान ले रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो वो डेट मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस डेट को यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर ओके कर देना है। अब इसके बाद में जो अगली रिक्वायरमेंट आएगी आपकी इस फाइल वाले ऑप्शन में जाके, ये ऑप्शंस वाले टैब में। अब जैसे कि यहाँ पर एक जो आपका होता है शेड्यूल, अब शेड्यूल में सबसे पहला वीक्स स्टार्ट ऑन संडे, तो ये आपको मंडे करना है, जैसा कि हमारा इंडिया में फॉलो होता है। इसके बाद में जो आपकी कैलकुलेशन रहेगी बार्स की, तो ये देखिए यहाँ पर न्यू टास्क क्रिएटेड मैनुअली सिलेक्टेड है, तो इसको आपको ऑटो शेड्यूल कर लेना है। इसके बाद में जो अगली रिक्वायरमेंट आएगी आपकी, वो डिस्प्ले में आएगी कि जब आप रिसोर्सेज के बेसिस पर उनको बनाएंगे और असाइन करेंगे, तो वहाँ पर जो करेंसी है ये आपकी USD है, तो इसको मुझे INR सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इंडियन रुपीज़ में। तो मैं यहाँ पर INR उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। इसको भी मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद में आपका जो कैलेंडर है, तो वहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका सैटरडे और संडे ऑफ दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, कोई एक न्यू कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड कैलेंडर में ही हमारी एडिटिंग हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन दिए रहते हैं। एक हो गया एक्सेप्शंस, उसमें आपको सारी हॉलीडेज वगैरह की लिस्ट देनी होती है, और दूसरा आपका आ जाता है वर्क वीक्स, तो इसमें आपको फिर डिटेल में जाना पड़ेगा, यानी कि इसको सिलेक्ट करना है, फिर डिटेल्स में जाना है। तो यहाँ पर आपकी वर्किंग की टाइमिंग सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से आपके वर्किंग डे सिलेक्ट होंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर ओवरऑल 7 दिन सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसको सेट एज दिस स्पेसिफिक वर्किंग टाइम्स में चला जाता हूँ। हमारी साइट सपोज स्टार्ट होती है सुबह 9 बजे और दोपहर में हमारा 1 बजे तक काम होता है। उसके बाद में 1 घंटे का लंच और उसके बाद में हमारी साइट क्लोज होती है शाम को 6 बजे। तो इसको आपको ओके सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से ये जो सैटरडे संडे हैं ये आपके वर्किंग डेज में चेंज हो गए। अब ये हमने क्यों किया है, बेसिकली इसका पर्पज होता है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी को, यानी कि इस वाले चार्ट में आप समझिए कि कोई भी एक्टिविटी को, सपोज मान लेता हूँ ये मेरी एक एक्टिविटी है इंटरनल पेंटिंग की, और सपोज सैटरडे संडे ऑफ है, तो उसमें क्या होगा, ये 14 दिन की एक्टिविटी को 2 दिन में काउंट नहीं करेगा, तो इसको खींच के ये 2 दिन आगे ले जाएगा, यानी कि नॉन वर्किंग डे को छोड़कर उसको आगे शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। तो ये इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये कैलेंडर्स में हमें चेंज करने होते हैं। अगर आप इसके कैलेंडर की बात करोगे, यानी कि जो मैंने इस प्रोजेक्ट में प्लान किया है, तो इसके एक्सेप्शंस में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर हॉलीडेज डाली हुई हैं, यानी कि इन डेज को आपकी साइट बिल्कुल बंद रहती है। जैसे होली हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो उनकी डेट्स, विश्वकर्मा पूजा आपकी 2 दिन का ऑफ होता है, गांधी जयंती, दिवाली, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सेप्शंस में डालनी होती हैं, क्योंकि इन डेज को इंडिया में साइट बंद रहती हैं। तो ये डिटेलिंग भी आप इसमें डाल सकते हो, उनकी डेट और कब वो ख़त्म होगी। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आपको इनिशियल लेवल पर स्टार्ट
करने से पहले डालने होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्लानिंग को। तो प्लानिंग की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी टास्क आने हैं तो उन सब को टास्क बार में लिस्ट आउट करना, उनको लिखना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस टास्क बार में यानी कि ये जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग मैंने कर रखी है तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मोबिलाइजेशन साइट से लेके फर्स्ट फ्लोर स्लैब तक का मैं पहले डाटा कॉपी करता हूँ। तो मैंने कमांड दी है Ctrl+C, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि हमने प्रोजेक्ट की डेट स्टार्ट की थी 1 मार्च को, तो सारे टास्क हमारे इसी लाइन में आ रहे हैं। जैसे कि और मैं कमांड उठा लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा बाद में। जैसे कि मैं इन सबको उठा लेता हूँ, क्योंकि जब ये टास्क बार आप सारे इसमें लिस्ट आउट कर लोगे, यानी कि इस वाले पार्ट में, इसकी हेल्प कैसे लेनी है, यानी कि अगर आपको ये टास्क बार में डालनी है तो जो आपकी साइट पे जो BOQ होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इनको ले सकते हो। और सबसे पहले आपको देखना है मोबिलाइजेशन एट साइट, उसका पीरियड आपके ऑर्डर में दिया गया होगा। यानी कि जो वर्क ऑर्डर होगा, सपोज मान लेता हूँ अगर 15 दिन का है तो मैं यहाँ पर 15 दिन डाल देता हूँ। तो ये देखिए हमारी पहली जो बार है गैंट चार्ट की, ये बन रही है। इसके बाद में सर्वेइंग एंड लेआउट में कितना टाइम लगेगा, सपोज मैं मान लेता हूँ 5 दिन का टाइम लगेगा आपको बुर्जी बनाने में और जो भी आपको इनिशियल लेवल पर मार्किंग देनी है। एक्सकेवेशन में मैं मान लेता हूँ मुझे 10 दिन लगेंगे, जब भी मेरी फुटिंग का एक्सकेवेशन है क्वांटम ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग देख के। अब एक्सकेवेशन के बाद में आपकी कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी PCC हो गई, रेनफोर्समेंट स्टील हो गई, शटरिंग हो गई। तो यानी कि ओवरऑल आपको क्या करना है, फुटिंग को कास्ट करना है। तो मैं इसको ओवरऑल उसमें ले रहा हूँ कि जो मेरी फुटिंग है वो मैं एक कंप्लीट टास्क मान रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको बाइफरकेट भी कर सकते हो। तो इसको मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पर 15 दिन। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि जो भी आपके डेज हैं तो उन सभी की जो एक रिक्वायरमेंट है तो उन सबको आपको डालना होता है। जैसे कि मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, फुटिंग से लेके जो भी डेज मैंने यहाँ पर डाले हैं तो वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अब देखिए इन सबको मैंने यहाँ पर फिल कर देता हूँ। जैसे कि मैं फुटिंग से ले लेता हूँ, जैसे कि ये आ गया सारा डेटा। तो ये आपकी बार्स क्या हैं, आपस में पूरी रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एक माइलस्टोन है आपका, ये देखिए जहाँ पर ये हैंडिंग ओवर हो रहा है। और माइलस्टोन आपका कहाँ से आएगा, जब आप टास्क में जाओगे तो ये आपका माइलस्टोन है और ये आपका समरी है, यानी कि जब प्रोजेक्ट में आपको ग्रुप बनाने होते हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट पॉइंट का एक माइलस्टोन यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर ये माइलस्टोन आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ start/commencement ऑफ वर्क। ठीक, एक टास्क हमारी यहाँ एडिशनल हो रही है तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, सिंपल। अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा, लिंक करने होंगे, क्योंकि ड्यूरेशन मैंने इनकी भर दी है। सीक्वेंस को मैं बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपके साइट पर होगा मोबिलाइजेशन एट साइट, उसके बाद में आपकी साइट पर सर्विंग और लेआउट का काम होगा, उसके बाद एक्सकेवेशन होगी, आपकी फाउंडेशन जो भी फुटिंग्स हैं उनकी कास्टिंग होगी। फुटिंग डालने के बाद में आपको कॉलम उठा के ले जाने होंगे अप टू प्लिंथ लेवल तक, जिसकी ड्यूरेशन ली है मैंने 10 दिन की। इसके बाद में जब आपके ये कॉलम डल जाएंगे तो उसकी बैक फिलिंग भी होगी फुटिंग की अप टू प्लिंथ लेवल तक, और उसके बाद में आपकी कास्ट होगी प्लिंथ बीम। अब ये प्लिंथ बीम जैसे मान लेता हूँ, सपोज मेरा कोई एक माइलस्टोन है या मुझे इसको हाईलाइट करना है तो इसको मैं यहाँ पर जाकर इसका कलर चेंज भी कर सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ पर ये हमें अलग से दिखाएगा कि प्लिंथ बीम हमारी कहाँ पर डल रही है। वैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर स्लैब को भी ले सकते हो, इसको भी मैं कलर से चेंज कर देता हूँ। इसके बाद में सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो उसको भी मैं कलर के अकॉर्डिंग चेंज कर देता हूँ, क्योंकि स्लैब जो होती है वो हमारे किसी भी प्रोजेक्ट का एक माइलस्टोन होता है और उसका जो दिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके स्लैब पे ही डिपेंड करती हैं। तो ये मैं स्लैब वाले जो माइलस्टोन को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब बात आती है लिंक करने की कि लिंक कैसे करना है। जैसे कि कमेंसमेंट ऑफ वर्क और मोबिलाइजेशन एडवांस को अगर मुझे एक लिंक करना है तो लिंक की आपकी एक छोटी सी कमांड है। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर लिंक करूँगा तो ये एरो बन के आ जाता है। इसके बाद में जैसे ही मोबिलाइजेशन एट साइट होगा तो आपका सर्वे और लेआउट का काम होगा, लेकिन उसका एक ड्यूरेशन होगी। तो पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैंने लिंक कर दिया। अब जैसे जैसे आप लिंक करोगे तो ये जो आपका
प्रीडिसेसर्स है तो उसमें ये लिंक हो रहा है, यानी कि जो 4 नंबर में जो एक्टिविटी है वो 3 नंबर वाली रो से हमारी लिंक हो रही है। सपोज मुझे एक्सहिबिशन को सर्विंग लेआउट से लिंक करना है तो मैं यहाँ पर 4 नंबर फिल कर दूंगा, तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर लिंक होके चल रहा है। अब यहाँ पर क्या करनी होगी, हमें लैगिंग करनी होगी। मान लेता हूँ कि अभी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं तो ये कैसे उठा रही है कि आपका जो मोबिलाइजेशन एडवांस है वो 15 दिन में होना है, लेकिन सर्विंग ऑन लेआउट का काम हमारा 5 दिन में होना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके एरो पे क्लिक करूँगा, यानी कि ये जो छोटा सा एरो बन के आ रहा है तो इस पर मैं क्लिक कर लूँगा और इसको माइनस में ले जाऊँगा। सपोज मैं 7 दिन पीछे ले आया तो ये देखिए ये एरो यहाँ पर पीछे आ गया। तो यहाँ पर ये जो हमारी डेट है यानी कि 9 तारीख से हमारा सर्वे का काम स्टार्ट हो जाएगा। और मोबिलाइजेशन होने के लिए आपका ऑफिस है, पोटा केबिन है, जो भी स्टाफ वगैरह आएगा, स्टोर बनेगा, तो वो इन पीरियड में आपका शेड्यूल हो जाएगा। और उसके बाद में आपकी सर्विंग स्टार्ट हो जाएगी और सर्वे स्टार्ट होने के बाद में आपका क्या होगा, एक्सीबिशन होगी। तो एक्सीबिशन आप कब कर सकते हैं, मैं मान लेता हूँ जो सर्वे हमारा जब स्टार्ट हुआ था तो उससे मैं सपोज 3 दिन पीछे ले लेता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर ये हमारी एक्सीबिशन शिफ्ट हो गई है, यानी कि सर्वे तो हमारा चलेगा ही चलेगा, तो साथ में हमारी एक्सीबिशन भी स्टार्ट हो चुकी होगी। अब जैसे ही आपकी एक्सीबिशन कंप्लीट होगी तो आपका फिर क्या होगा, फुटिंग यानी कि पीसीसी, रेनफोर्समेंट स्टील, शटरिंग का काम आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको भी लिंक कर लेता हूँ, यानी कि इसको मैंने सिलेक्ट किया और फिर मैंने इसको लिंक कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये फुटिंग जो है ये हमारी एक्सीबिशन के बाद में स्टार्ट हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है साइट पे, क्योंकि हमें पहले से ही स्टार्ट कर देनी होती है। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ से फाउंडेशन बैक डेट में शिफ्ट हो गया है और वही सेम कमांड हमारी इसमें चल रही है। इसके बाद में जब आपकी फुटिंग कंप्लीट होगी तो आपको कॉलम के स्टार्टर वगैरह डाल के कॉलम की एक्टिविटीज़ को भी स्टार्ट करना है। फुटिंग 10 डेज़ की जगह मैं यहाँ पर जैसे सपोज 12 दिन करता हूँ तो देखिए ये आपकी जो बार है ये थोड़ी इंक्रीज कर रही है। अब इसके बाद में जो अगली एक्टिविटी है, आपकी फुटिंग डालने के बाद में आपको कॉलम डालने हैं, तो इसको भी मैं लिंक कर दे रहा हूँ। अब इसको भी मैं क्या करूँगा, पीछे ले आऊँगा, तो इसको भी मैं पीछे ले लेता हूँ। यानी कि ये बहुत ही सिंपल मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आपके जब कॉलम डल जाएंगे तो साइड बाई साइड आपकी फुटिंग्स की बैक फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर से इसको मैं लिंक कर लेता हूँ। लिंक करने के बाद में फिर से मैं इसको वापस ले लेता हूँ, क्योंकि सीक्वेंस में एक्टिविटी है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये सारा आपका सीक्वेंस में ये गैंट चार्ट बन रहा है। अब इसके बाद में मैं मान लेता हूँ जब मेरी प्लिंथ बीम डल रही होगी तो उसी के साथ साथ हमारे जो ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर के कॉलम होंगे, यानी कि 13 नंबर के कॉलम में, तो ये एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्लिंथ बीम के ऊपर स्टार्टर भर के, क्योंकि ये आपका सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर इसको लिंक करने के लिए मैं क्या करूँगा, 13 नंबर को मैं 9 नंबर से लिंक करूँगा, तो यहाँ पर मैं 9 नंबर एडिट कर दूँगा। तो ये देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये देखिए यहाँ पर जाके आगे शिफ्ट हो गया है। सेम डेज यानी कि उसकी लैगिंग करनी होगी। जैसे जैसे प्लिंथ बीम आपकी आगे डलेगी तो उसी अकॉर्डिंग मैं मान लेता हूँ इसको 4 दिन पीछे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपकी स्टार्टर भर के उसका स्टील बाइंडिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में जैसे जैसे आपके ये ग्राउंड फ्लोर के जो कॉलम्स हैं ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ उठेंगे तो आपकी स्लैब के लिए जो बीम के बॉटम्स वगैरह हैं तो उनके काम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए इसको भी लिंक कर देता हूँ। अब देखिए हमारी जो स्लैब है ये यहाँ पर आगे निकल गई है, लेकिन शटरिंग का काम हमारा पहले स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने शटरिंग और स्टील को बाइफरकेट नहीं किया है, फर्स्ट फ्लोर स्लैब को कंप्लीट लिया है। और उसका मैंने जो ड्यूरेशन ली है, यानी कि आपकी शटरिंग, रेनफोर्समेंट स्टील और कंक्रीट की पोरिंग, तो वो मैंने टोटल ड्यूरेशन ली है 20 दिन की। तो इसको मुझे थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ इसको मैं 7 दिन पीछे ले लेता हूँ। तो यानी कि जब आपके कॉलम डल रहे होंगे तो उसी के साथ साथ आपकी ये शटरिंग की एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग ये वाले जो आपके लिंक हैं ये करने होते हैं। अब जैसे ही आपकी फर्स्ट फ्लोर स्लैब डलेगी तो उसके बाद में ब्रिक वर्क एट ग्राउंड फ्लोर भी स्टार्ट होगा और आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर स्लैब से फर्स्ट टू सेकेंड फ्लोर के कॉलम। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को लिंक करना चाहूँगा तो कंट्रोल से मैंने इसको सिलेक्ट किया और फर्स्ट टू सेकंड फ्लोर के कॉलम को सिलेक्ट किया। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिंक कर सकते हो, लेकिन अगर 20 नंबर को मुझे इस 14 नंबर से सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर 14 नंबर इंटर कर दूंगा इस प्रीडिसेसर्स में। तो जैसे ही मैं इसको इंटर करूँगा तो ये जो कॉलम वाला रो था ये हमारा आगे जाके शिफ्ट हो गया होगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग यानी कि ये जो स्लैब है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये आपकी ख़त्म कब हो रही है, 22/4 को,
और कॉलम आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं 23,400, लेकिन वो अलाउ नहीं होता है कि एक दिन का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लैगिंग में एक दिन इसको आगे कर दूंगा कि कंक्रीट जब आपकी डल जाए तो उसको थोड़ा सेटिंग होने का टाइम मिले और ज़्यादा उसके ऊपर कोई रेनफोर्समेंट स्टील ना दिया जाए, तो मैं एक दिन बाद इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये आपका एक डे आगे शिफ्ट हो गया है। अब इसके बाद में क्या होगा कि आपका ब्रिक वर्क एट ग्राउंड फ्लोर भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में और जो एक्टिविटीज़ जो पीछे छूट गई हैं तो उनको भी लिंक कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्लोज कहाँ पर किया था, यहाँ प्लिंथ बीम पे किया था। इसके बाद में जब आपकी प्लिंथ बीम डल जाएगी तो आपको प्लिंथ लेवल के एरिया में अर्थ फिलिंग करनी पड़ेगी, उसका एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद में उस फ्लोर को एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का बेस बनाकर आपको एक कॉन्क्रीट का फ्लोर डालना पड़ेगा, सिंपल। तो इसको मैं लिंक कर रहा हूं, यानी कि अर्थ फिलिंग को इससे लिंक कर देता हूं, यानी कि ये हमारा देखिए लिंक हो गया। अर्थ फिलिंग जैसे जैसे चलेगी आपकी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होगी, तो इसको मैंने लिंक कर दिया। इसके बाद में उसके बाद में आपकी जो कंक्रीटिंग होगी इसको भी लिंक कर दिया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ देखिए ये आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस में डिफरेंस है तीनों में। जैसे कि जब आपकी अर्थ फिलिंग कंप्लीट होगी तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आपका एक दिन या 2 दिन पहले स्टार्ट हो सकता है, उसका कॉम्पैक्शन होने के बाद में। तो इसको मैंने यहाँ पीछे शिफ्ट कर लिया। अब एंटी टर्माइटमेंट और इसकी जो कवरिंग ये दोनों एक साथ ही खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि जितना आपने ईटीटी किया उतना ही आपको विद इन 24 आवर में उसकी कवरिंग करनी होती है, क्योंकि ईटीटी फिर आपका उड़ जाता है। तो इसको भी मैं सेम एज इट इज इसको पीछे ले लेता हूँ। कितने दिन, 4 दिन, ये लीजिए। तो यानी कि यहाँ पर आपकी ये वाली जो एक्टिविटी है साथ के साथ ये भी पूरी हो रही है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं जो प्लिंथ बीम के साथ आपकी ये एक एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और आपकी अर्थ फिलिंग की एक्टिविटी भी स्टार्ट हो रही है। अर्थ फिलिंग के बाद में देखिए ये सारी एक्टिविटीज़ इससे इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करके चलना पड़ता है। अब बात आती है कि जो आपका ब्रिक वर्क होगा ग्राउंड फ्लोर पे, इसमें क्या होगा, ये आपकी कनेक्ट रहेगी फर्स्ट फ्लोर स्लैब से। कैसे, जब आपकी फर्स्ट फ्लोर स्लैब डल जाएगी तो उसकी शटरिंग को खुलने का एक टाइम होगा, और वो कब खुलेगी, 22/4 से एटलीस्ट 1 वीक या फिर 10 दिन के बाद में। और उसके बाद में आपकी ब्रिक वर्क एट ग्राउंड फ्लोर में जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लिंक कर दूंगा। देखिए मैंने इसको लिंक किया है ग्राउंड फ्लोर को, तो ये फर्स्ट फ्लोर स्लैब से आगे गया होगा। जैसे कि ये रहा हमारा ब्रिक वर्क। अब हमें पता है कि शटरिंग डलने के ठीक तुरंत बाद हम ब्रिक वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके बीम्स के बॉटम में उनके प्रोप जैक्स स्कैफोल्डिंग लगी होगी। तो शटरिंग खोलने के कुछ टाइम बाद की ड्यूरेशन को आपको सेट करना पड़ेगा। तो ग्राउंड फ्लोर के ब्रिक वर्क को मैं मान लेता हूँ कि शटरिंग खुलने के 10 दिन बाद स्टार्ट होना है, यानी कि 10 दिन का जो टाइम है वो मैं डी शटरिंग का ले रहा हूँ स्लैब के लिए। तो यहाँ पर मैं इसकी लैगिंग कर दे रहा हूँ 10 दिन की, तो ये आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आपकी साइट पर ब्रिक वर्क होगा तो ब्रिक वर्क से जुड़ी हुई और भी सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि इंटरनल प्लास्टर, फ्लोरिंग वर्क, डोर एंड विंडो, इंटरनल पेंटिंग। तो अब मैं ब्रिक वर्क एट ग्राउंड फ्लोर में इंटरनल प्लास्टर को आपस में लिंक कर लेता हूँ। इसके बाद में जो आपका इंटरनल प्लास्टर और फ्लोरिंग वर्क है इसको भी मैं लिंक कर ले रहा हूँ। इसके बाद में डोर एंड विंडो, तो इसके 2 केसेस होते हैं साइट पर। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जब आपकी साइट पर ब्रिक वर्क चलता है तो उसी के साथ साथ डोर के जो फ्रेम्स हैं, विंडो के फ्रेम्स हैं, वो सेट कर दिए जाते हैं, और किन्हीं किन्हीं केसेस में इंटरनल प्लास्टर होने के बाद में होते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डोर एंड विंडो को ब्रिक वर्क के साथ लिंक कर रहा हूँ। तो ये जो 15 नंबर का कॉलम है, तो मैं क्या करूँगा, डोर एंड विंडो को 18 के यहाँ पर 15 एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका डोर एंड विंडो का जो काम है वो आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब इसकी मैं यहाँ पर कर देता हूँ लैगिंग, क्योंकि वो काम हमारा पहले से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो इसको मैं 6 दिन पीछे ले लेता हूँ। सेम एज इट इज इंटरनल प्लास्टर जो है उसको भी मैं आपका 7 दिन पहले ले लेता हूँ, कि जो रूम्स आपके रेडी होंगे तो उसका इंटरनल प्लास्टर कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो आपकी फ्लोरिंग है वो भी आपकी रूम वाइज स्टार्ट हो सकती है, सीक्वेंस में देखेंगे, तो उसको भी मैं पीछे ले लेता हूँ। इसके बाद में इंटरनल पेंटिंग और इंटरनल प्लास्टर, इन दोनों का आपस में लिंक है। जैसे जैसे प्लास्टर कंप्लीट होता जाएगा आपकी पेंटिंग का जो बेस बनाना है, पुट्टी वगैरह करनी है, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं लिंक कर देता हूँ 16 नंबर से। तो यहाँ पर मैं इसको 16 एंटर कर देता हूँ। तो ये वाला बार जो है ये हमारा पेंटिंग का आ गया है। तो इसको भी मैं रूम के अकॉर्डिंग पीछे ले लेता हूँ, सपोज 5 डेज, तो इसको मैं इस हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक बेसिक शेड्यूल है वो आपका बनता जा रहा है।
इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखे कि ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए, अभी तक जो हमने प्लानिंग करी है, वर्किंग करी है, वो हमने इतनी करी है। अब इसमें जो हमारा मेन टारगेट होता है बेसिकली वो स्लैब्स का होता है। तो स्लैब्स वाले पार्ट को लिंक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी टेरेस फ्लोर डलेगी, यानी कि ये जो आपकी टेरेस फ्लोर है रेड कलर की, तो ये आपको बताती है कि टेरेस फ्लोर से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज़ हैं तो उनको कैसे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एक ओरिजिनल जो शेड्यूल है बिल्डिंग का, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और ट्रैकिंग भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं टेरेस फ्लोर पर। टेरेस फ्लोर हमारी कहाँ पर कंप्लीट हो रही है, ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। इसका बार हमारा कहाँ पर है, ये रहा। अब देखिए, जैसे ही आपकी टेरेस फ्लोर डलेगी तो उसमें आपकी 2-3 एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी, जिसका 2 ग्रुप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बने हुए हैं। तो एक एक्टिविटीज़ हो गई है आपकी पैरापिट वॉल। तो पैरापिट वॉल आपकी कब स्टार्ट हो रही है, टेरेस फ्लोर डलने के 5 डेज़, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये 5 डेज़ डाला हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये शिफ्ट हो रही है। और जैसे ही आपकी पैरापिट वॉल डल के कंप्लीट होगी तो ठीक उसके बाद में आपका एक्सटर्नल प्लास्टर उसी के फेस से स्टार्ट हो जाएगा। पैरापिट वॉल आपकी 4 फेस में होगी, तो मैं मान लेता हूँ कोई एक फेस हमारा कंप्लीट होता है, तो उस फेस में आप स्कैफ फोल्डिंग वगैरह लगाकर एक्सटर्नल प्लास्टर भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्सटर्नल प्लास्टर आपका तभी स्टार्ट किया जाता है जब आपकी पैरापिट वॉल डल जाती है। उसके बाद में आपकी स्टार्ट होगी इसकी वाटर प्रूफिंग टेरेस की, तो उसको भी मैंने लिंक किया हुआ है पैरापिट वॉल से, क्योंकि जब तक पैरापिट वॉल कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप टेरेस की वाटर प्रूफिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सटर्नल पेंटिंग, जिसको मैंने लिंक किया हुआ है एक्सटर्नल प्लास्टर से, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अब ये जो सारा एक शेड्यूल है, यानी कि इसको मैं क्या करता हूँ, एंटायर प्रोजेक्ट पे व्यू कर देता हूँ। तो जैसे कि ये देख रहे हैं, मैंने ओवरऑल प्रोजेक्ट को सेम बेसिस पर मैंने सीक्वेंस वाइज इसको लिंक किया हुआ है, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ आपकी वही रिपीट होंगी और सेम फंडामेंटली कॉन्सेप्ट से जो हमने यहाँ पर फॉलो किया था फर्स्ट फ्लोर के स्लैब के बाद में। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सारी जो लिंकिंग है आपको करनी होती है। अब इसके बाद में बात आ जाती है ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग को कैसे समझना है, सपोज मैं इसको अभी जूम इन कर रहा हूँ कि जिससे कि ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रॉपर समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रैकिंग के बारे में। अब देखिए, प्लानिंग इंजीनियर का काम क्या होता है कि जो भी उसने प्लानिंग की है तो इसकी एक बेस लाइन बनी होगी, और उसी बेस लाइन के अकॉर्डिंग साइट पर आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी आपके टास्क बार में लिखी हुई हैं, तो साइट पर कितना काम हो रहा है तो वो डेली बेसिस पर अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट करने के लिए आप किस में करोगे, ये जो टास्क ऑप्शन में जाके ये जो गैंट चार्ट आपको दिख रहा है तो इस पर क्लिक करना है और ये ट्रैकिंग गैंट पर जाना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो 2 बार्स आपकी बन के रेडी हो जाती हैं। जैसा कि आप देख रही हैं, जो रेड कलर की लाइन है वो ओरिजिनल एक्टिविटीज़ है जिसमें आपको बताना है कि काम कितना हुआ है, और जो ग्रे कलर की लाइन है वो बेसिकली आपकी बेस लाइन है जो आपने प्लान की थी, और ये सभी के लिए ये ऑटोमेटिकली बन के आ जाती है। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इनको ट्रैक करने के लिए आपको कैसे डाटा फिल करना होता है। जैसे कि आपकी साइट का मोबिलाइजेशन एडवांस है और मैं मान लेता हूं कि ये 100% हो गया है। अब इसमें जो आपको डिटेल फिल करनी है वो तो आप इस कंप्लीशन वाले रो में, इस कॉलम में डाल सकते हो, नहीं तो मोबिलाइजेशन एडवांस पे क्लिक करके ये 100% पे इस वाले पे डायरेक्ट क्लिक कर दोगे तो ये देखिए यहाँ पर जो रो है वो आपकी फिल हो जाती है। सर्विंग एंड लेआउट का काम कितना हुआ है, सपोज मैं मान लेता हूँ इस एक्टिविटी को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाके 75% पे क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये ट्रैक कर रहा है। और इसी के साथ साथ जो आपकी ओवरऑल जो एक बड़ी वाली ये रो जा रही है जो ओवरऑल समरी की है, तो इसमें ये जो बार है ये भी ट्रैक कर रही है कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है और उसका ओवरऑल परसेंटेज आपको इस कॉलम में वो दिखा रहा है 4%। जैसे कि सपोज मैं मान लेता हूँ फुटिंग का जो मेरा काम है वो अगर 50% हो गया है, यहाँ मैं 50 करूँगा तो ये परसेंटेज भी इसी के हिसाब से चेंज होगी और ये बार जो है फिल होंगे। कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल जैसे कि 25%, तो ये देखिए ये परसेंटेज हमारा 5% हो गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी ये ट्रैकिंग भी चलती है और हर एक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कि वो काम कितना हुआ है तो उसको डेली बेसिस पर आपको फिलअप करके अपडेट करना होता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है या फिर कितना परसेंटेज है। एक्चुअल ड्यूरेशन आपकी कितनी यूज हुई है, रिमेनिंग कितना टाइम है, तो उसकी भी डिटेलिंग ये यहाँ पर दिखाता है।
तो ये बेसिकली बहुत ही बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद मैं मान लेता हूँ कि सपोज मेरी प्लिंथ बीम का जो ये काम है, मान लेता हूँ अगर ये मेरा डिले हो जाता है, यानी कि ये वाली जो एक्टिविटी है सपोज डिले हो जाती है, तो इसको मैं कैसे अपडेट करूँगा। इसकी जो एक्चुअल स्टार्ट डेट दिखा रहा है वो 19 तारीख दिखा रहा है, और मान लेता हूँ ये मेरा काम स्टार्ट होता है 23 तारीख को, तो 23 तारीख की डेट मैं यहाँ पर इंटर करूँगा, तो ये सारे टास्क ये आपके आगे शिफ्ट हो जाएंगे बेस लाइन के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये जो आपका एक्चुअल जो एक्टिविटी थी उसी के अकॉर्डिंग आगे शिफ्ट हो गई है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको कवर भी कर सकते हो। कहाँ पर? फर्स्ट फ्लोर स्लैब में। तो एक बार चलते हैं गैंट चार्ट पर, यानी कि जो आपका गैंट चार्ट है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए जो एक एरिया है, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर स्लैब को डालने का, उसको मैं रिकअप कर रहा हूँ, यानी कि वो जो डिले हुआ है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन मान लेता हूँ मैं 16 दिन कर देता हूँ, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो ड्यूरेशन हमारी कम हो गई है, इसके बाद में हम वापस ट्रैकिंग एंड पर जाएंगे, तो वो जो आपकी फर्स्ट फ्लोर स्लैब में कुछ जो डिस्टेंस है या जो कुछ जो डेज हैं वो कवर हुए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो एक ट्रैकिंग का जो मेथड है, कॉन्सेप्ट है, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट फ्लोर स्लैब आपकी जो कंप्लीशन की डेट थी वो वापस उसने वहीं पर कंप्लीट कर ली है बेस लाइन से, और उसी के अकॉर्डिंग आगे की एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक कर लिया है। अब यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ क्या है आपके लिए कि जो भी आप एक्टिविटीज़ इसमें डालोगे वो सभी आपके लिंक होने चाहिए, कोई भी लिंक ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लिंक ब्रेक हो गई तो ट्रैकिंग में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी और उसको अपडेट करने में इशू होगा।